हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आइए आज के वीडियो में आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आशीष सीतापुर में हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2026-27 जो सेशन चल रहा है, 27 में आपके एग्जाम होने हैं। तो 2027 के लिए विज्ञान क्लास 10th के लिए अति महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं। ये टॉपिक परीक्षा में 100% आपसे पूछे जाएंगे और आप लोग अगर इस वीडियो को देख लेंगे, आपके यहाँ पर आज के वीडियो में 10 नंबर पक्के करवा दूंगा। तो आइए देर ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका परावर्तन वाला पार्ट है उसमें से देखो क्या पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि परावर्तन के नियम कितने हैं, इनको बताइए। परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम। पहला नियम क्या होता है? आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, इसे याद कर लीजिए। दूसरा, आपतित किरण तथा अभिलंब और परावर्तित किरण, ठीक, तीनों एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं या कह लीजिए एक ही तल पर स्थित होते हैं। तो ये दोनों नियम याद कर लीजिए, आपके 2 नंबर पक्के हो गए। इसके बाद में देखो, ये तो हो गए 2 नंबर। इसके बाद में समतल दर्पण। समतल दर्पण में बस इतना ही पूछा जाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो समतल दर्पण में सदैव कैसा बनता है? आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और पार्श्वता उल्टा होता है और जितनी दूरी पर होता है उतनी दूरी पर बनता है, समान आकार का बनता है जितना बड़ा होता है। तो इस चीज को याद रखेंगे। और इस समतल दर्पण का आवर्धन पूछते हैं, +1 होता है, इसको भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की जो है हम लोग पॉलिश कर देते हैं, पारे तथा लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं। दूसरा तल परावर्तक तल कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वह दर्पण जिसमें जो है उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाती है और परावर्तन दबे हुए तल से होता है, जैसे कि ये M1 M2 दिखाया गया है। तो ये अवतल दर्पण हो जाता है। अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये प्रकाश किरणों को एक जगह मोड़ते हैं, ठीक, फोकसित करते हैं। उत्तल दर्पण फैलाता है। उत्तल दर्पण वह दर्पण होता है जिसमें दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है और परावर्तन उभरे हुए तल से यहाँ पर होता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो और पूछा जाता है आपसे अवतल दर्पण के उपयोग। तो अवतल दर्पण बड़े फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का जो अवतल दर्पण होता है दाढ़ी बनाने के काम में आता है। मनुष्य अपने चेहरे को दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखता है, जिससे चेहरे का सीधा और बड़ा आभासी प्रतिबिंब दर्पण में दिखाई देने लगता है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो डॉक्टर प्रकाश की किरणें छोटे अवतल दर्पण से परावर्तित करके आंख, दांत, नाक, कान, गले इत्यादि में के अंगों का यहाँ पर निरीक्षण करते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग टेबल लैंपों की शेडो में किया जाता है, क्योंकि ये प्रकाश किरणों को एक जगह मोड़ता है, जिससे प्रकाश दर्पण से होकर अभिसारी हो जाता है और अधिक क्षेत्र को प्रकाश पहुंचाता है। अवतल दर्पणों का उपयोग मोटर कारों, रेलवे इंजनों और सर्च लाइट के लैंपों में परावर्तक के रूप में किया जाता है, ठीक। तो इसको याद रखेंगे। साथ में उत्तल दर्पण के उपयोग भी भैया याद रखेंगे। क्या होता है उत्तल दर्पण का उपयोग? तो उत्तल दर्पण का उपयोग जो होता है गली तथा बाजारों में लगे लैंपों के ऊपर किया जाता है। प्रकाश दर्पण से परावर्तित होकर अपसारी किरण पुंज के रूप में चलता है, यानी फैल जाता है। उत्तल दर्पण मोटर कार और ड्राइवर की सीट के पास लगा रहता है, जिसमें ड्राइवर पीछे से आने वाले व्यक्तियों और गाड़ियों के प्रतिबिंब देख सकता है। ये उत्तल दर्पण बहुत बड़े क्षेत्र में फैली वस्तुओं के प्रतिबिंब आकार में छोटे तथा सीधे बनाते हैं। फिर आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? वस्तु के किसी एक बिंदु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें चलकर परावर्तन के बाद दर्पण में तथा अपवर्तन के बाद लेंस में जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब जिसमें मिलती हुई प्रतीत होती है प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद या लेंस में अपवर्तन के बाद, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है? यदि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर जाकर वास्तव में मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत मतलब वास्तव में मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत नहीं, वास्तव में मिलती हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे, देखो ये भी समझ लीजिए नियम और गोली दर्पण के नियम। देखो, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी, और जो मुख्य मतलब इधर आ जाइए, जो मुख्य फोकस से
वक्रता केंद्र से होकर आएगी वो वक्रता केंद्र पर ही वापस लौट जाएगी, और जो मुख्य फोकस से आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। 3 नियम होते हैं। फिर देख लीजिए आपको क्या याद करना है। अगला टॉपिक, एक तो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा। ये देखिए, दर्पण के लिए सूत्र ये होता है 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, और फोकस दूरी में संबंध f बराबर r/2। इसे याद कर लीजिए। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। ठीक, इसके बाद में आपको क्या याद करना है, रेखीय आवर्धन की परिभाषा पूछी जाती है। दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम लोग रेखीय आवर्धन कहते हैं। और आपको क्या याद करना है, देखो, दर्पण के लिए आवर्धन का फार्मूला माइनस में होता है और लेंस के लिए प्लस में होता है। अब हम लोग जो है कुछ चीजें याद रखेंगे। यदि किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु के ही बराबर बने तो दर्पण समतल दर्पण कहलाता है। पहले ही बता चुका हूँ। किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखने पर प्रतिबिंब सीधा व वस्तु से बड़ा और दूर रखने पर उल्टा व वस्तु से छोटा दिखाई दे, बड़ा या छोटा दिखाई दे तो दर्पण अवतल दर्पण कहलाता है। यदि वस्तु का दर्पण के द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वस्तु की प्रत्येक स्थिति के लिए सीधा तथा वस्तु से छोटा बने तो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे अगली चीज। देखो, ये तो मैंने पहले ही पढ़ा दिया आपको, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में आ जाइए, देखिए आवर्धन भी बता चुके हैं, और अब आपको क्या पढ़ना है, इंपॉर्टेंट चीजें बताएंगे केवल बस। देखो, ये आ गया न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट। ठीक, इसका न्यूमेरिकल आप लोग देखोगे क्या लिखा है, 32 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक बस 16 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए। देखो, अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में ली जाएगी, दर्पण से वस्तु की दूरी u बराबर -16, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो, u की जगह रख दिया -16, b 1/f की जगह -32। इस -32 को इस साइड लाएंगे, मतलब -16 को उस साइड ले जाएंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा, और 16 दूनी 32, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर, और 2 में से 1 जाएगा, 1/32 यानी 32 सेंटीमीटर आ जाएगा। प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा। सेम इस न्यूमेरिकल का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी ले लीजिए, ये न्यूमेरिकल का भी ले लीजिए। इनको मैं कॉपी पर अलग से लगाकर समझा दूंगा सारे दर्पण से संबंधित क्वेश्चन। ठीक, ये सभी आपको मिल जाएंगे वीडियो में, सारे कॉपी पे लगा के समझा दूंगा। ठीक है। तो दर्पण से यानी परावर्तन वाले लेसन से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल हैं वो मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट लगभग करा दिए। फिलहाल देख रहा हूँ, अगर कोई और इम्पोर्टेंट होता तो भी बताएंगे बस। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पर अपवर्तन वाले पार्ट में। तो आपको क्या क्या याद करना पड़ेगा, एक तो निरपेक्ष अपवर्तनांक साइन आई बटे साइन आर, और एक सापेक्ष अपवर्तनांक ए एन जी बराबर साइन आई बटे साइन आर। ठीक, आप देखेंगे यहाँ पर नेक्स्ट, देखो, जैसे कोई चीज ए एन जी का मान दिया है, जब प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है, तो अगर जी एन ए मतलब जी एन ए का मान दिया है, ए एन जी निकालना है तो उसको उल्टा कर दीजिए। ठीक, ये चीज यहाँ पे मैंने आपको बताई। अब देखिए, क्रांतिक कोण याद करना पड़ेगा और पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो जब कोई प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो एक छोटा भाग इसका परावर्तित हो जाता है, अधिकांश भाग परावर्तित नहीं होता है। तो यहाँ पर क्रांतिक कोण कब कहलाया जाएगा, जो अपवर्तन कोण भी बढ़ता जाता है। एक विशेष आपतन कोण के लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है तो आपतन कोण क्रांतिक कोण कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, एक ऐसा माध्यम जब पूरा प्रकाश इधर ना जा करके पूरा लौट जाता है वापस, तो हम उसको आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इसके लिए दो शर्त हैं, दो नियम हैं। प्रकाश का गमन सदैव सघन माध्यम से विरल माध्यम में होना चाहिए, और सघन माध्यम में आपतन कोण का मान विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखेंगे। अब इसके उदाहरण क्या, जैसे जल में परख नली का चमकीला दिखाई देना, कांच में पड़ी दरारों का चमकना,
कालिक पुते गोले का जल में चमकना, हीरे की चमक, रेगिस्तान में मरीचिका, ये सब क्या है? ठंडे देशों में मरीचिका। ये है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण। अब वर्ण विक्षेपण यहाँ पर याद रखेंगे। देखो, प्रिज्म के माध्यम से जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इस घटना को हम लोग विबग्योर के नाम से जानते हैं, बैजानी हैप्पीनाला के नाम से, यानी बैंगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। और इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। इसमें आप लोग देखेंगे क्वेश्चन बनेंगे कि सबसे अधिक तरंगदैर्ध्य लाल रंग की, सबसे कम बैंगनी रंग की, सबसे कम विचलन लाल रंग का, सबसे अधिक विचलन बैंगनी रंग का। तो ये क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको आप लोग याद रखना। आगे देखते हैं कुछ सूत्र। जैसे प्रिज्म के लिए यहाँ पर अगर न्यूमेरिकल लगाओगे, ये वाला सूत्र याद करना पड़ेगा अपवर्तनांक का, साइन ए प्लस डेल्टा एम बटे टू, नीचे साइन ए बटे टू, जहाँ ए क्या है? प्रिज्म कोण है, और डेल एम क्या है? विचलन कोण है। ठीक, पतले प्रिज्म के लिए डेल्टा एम बराबर एन माइनस वन इंटू ए। दूसरा फार्मूला, प्रकाश का प्रकीर्णन याद कर लीजिए। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से होकर गुजरता है जिसमें अति सूक्ष्म आकार के कण विद्यमान हो, तो इन कणों के द्वारा प्रकाश का कुछ भाग सभी दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम और बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग कम फैलता है, बैंगनी रंग ज्यादा। इसीलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है और ये दूर से दिखाई दे जाता है। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। इसी कारण से आकाश का रंग नीला भी इसी कारण से दिखाई देता है, क्योंकि नीला रंग का प्रकीर्णन ज्यादा होता है और ये मात्रा में भी ज्यादा है, इसलिए नीला रंग फैल जाता है और आकाश नीला सुबह सुबह दिखाई देता है, सुबह और शाम के समय। सघन तथा विरल माध्यम से क्या समझते हो? सघन माध्यम में जो है प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है और विरल माध्यम में दूर हट जाती है। और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर देखो, अपवर्तनांक जो होता है, जैसे वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो वायु में प्रकाश की चाल, नीचे कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, माध्यम कोई भी हो सकता है। अब देखते हैं आगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीजें दिखाई देंगी वो मैं आप लोगों को इसमें से बता दूंगा। देखो, ये तरंगदैर्ध्य पूछ लेते हैं। बैंगनी रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है। यहाँ पे लाल रंग की तरंगदैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, 3900 से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। फिलहाल इसमें 6400 से दिया है। फिलहाल इस तरह से याद कर लीजिए, लाल रंग की सबसे ज्यादा होती है, बैंगनी की सबसे कम होती है। ये एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। चंद्रमा के तल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, क्यों? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं, इसलिए सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, जिसके कारण आकाश का रंग काला दिखाई देता है चंद्रमा से देखने पर। और इन न्यूमेरिकल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सभी मैं कॉपी पे समझा दूंगा आपको। इम्पोर्टेंट, ये सभी न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट हैं, जितने भी हैं ये सभी मैं आप लोगों को कॉपी पे एक अलग से वीडियो ला करके उसमें से समझा दूंगा। ठीक है। अब लेंस के लिए यहाँ पर एक फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, जो कि लेंस के न्यूमेरिकल लग जाएंगे। उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, ठीक है। और उत्तल लेंस और अवतल लेंस के उपयोग भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी मैं आगे बताऊंगा। और एक फार्मूला ये वाला याद करना पड़ेगा, लेंस की क्षमता बराबर 1/f फोकस दूरी। ठीक, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। लेंस भी दो प्रकार का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में मोटा, किनारों पर पतला होता है तथा दोनों पृष्ठों की उपसा त्रिज्या बराबर होती है। अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। ठीक, इसको भी याद रखोगे। अब हम लोग आगे देखेंगे, लेंसों के उपयोग भी यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि लेंसों के उपयोग भी पूछा जा सकता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। बाकी ये आपके हो जाएंगे न्यूमेरिकल लेंसों से संबंधित। ठीक है, चलिए फिर अगला टॉपिक हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इस वीडियो को खूब लाइक शेयर कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसको। कमेंट भी कर देना प्यारे प्यारे, ताकि मैं और वीडियो ला सकूं। धन्यवाद।